नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित, सरकार आज पेश करेगी भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। संसद का बजट सत्र अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, जिसमें अब तक काफी हंगामा देखने को मिला। गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया गया। आज सरकार भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 संसद में पेश करने जा रही है। इस विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों से जुड़े कानूनों को सशक्त बनाना और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना है। यह व्यापार को सुगम बनाने के साथ साथ भारत की विस्तृत तटीय रेखा के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। विधेयक के तहत मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे बंदरगाह क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। इससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और देश के समुद्री परिवहन को अधिक कारगर बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के जरिए आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुगम होंगी और भारत के समुद्री संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव होगा। अप्रैल में पीएम मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा, बिश्केक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। वह पहले 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक जाएंगे और 4 अप्रैल को छठे बिश्केक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह यात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगडार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर हो रही है, जिसकी मेजबानी थाईलैंड करेगा। यह पीएम मोदी की तीसरी थाईलैंड यात्रा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में रहेंगे। वह श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायका के निमंत्रण पर कोलंबो का दौरा करेंगे। 2015 के बाद यह उनकी चौथी श्रीलंका यात्रा होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर विवाद जारी है। श्रीलंकाई नौसेना ने 2024 में 550 से अधिक भारतीय मछुआरों को पकड़ा था, जबकि इस साल अब तक 150 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग की है। अलविदा की नमाज, शुक्रवार को मस्जिदों में तैयारी पूरी। रमजान के आखिरी जुम्मा पर अदा होगी अलविदा की नमाज। रमजान उल मुबारक के आखिरी जुम्मा पर शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, जिससे रमजान के रुखसत होने का संकेत मिलेगा। शहर की मस्जिदों में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुन्नी समुदाय की सबसे बड़ी जमात को टीले वाली मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे मौलाना शाह फजलुन मन्नान रहमानी नमाज अदा कराएंगे। आसिफी इमामबाड़े में मौलाना सैयद कल्बे जबाब नकवी और ऐशबाग ईदगाह की जामा मस्जिद में 12:45 पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली नमाज पढ़ेंगे। लखनऊ समेत देश भर में 31 मार्च को ईद मनाए जाने की संभावना है। अलविदा की नमाज के बाद फलस्तीन पर इजरायली कब्जे और गाजा हमलों के विरोध में विश्व कुद्स दिवस मनाया जाएगा। सुरक्षा के तहत शहर को 5 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। ड्रोन से निगरानी होगी और 1000 पुलिसकर्मियों समेत 9 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, संभल शहर में कड़ी सुरक्षा, पीएसी और आरआरएफ तैनात। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है, खासकर संभल शहर में कड़ी चौकसी बरती जाएगी। पुलिस प्रशासन से पहले ही पीस कमेटी की बैठक में सड़क और छतों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। सुरक्षा के लिए पीएसी और आरआरएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सुरक्षा के तहत थानों और पुलिस लाइन की फोर्स भी अलर्ट रहेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। ईद की नमाज पर भी यही नियम लागू रहेगा। यदि कोई नियम तोड़ता है तो कार्रवाई होगी। संभल में 1800 लोगों को एहतियातन पाबंद किया गया है, जिनमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क भी शामिल है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 144 अंक नीचे, बाजार में बिकवाली का दबाव। शुरुआती सत्र में गिरावट। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नकारात्मक रुख के साथ खुले। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 144.66 अंक की गिरावट के साथ 77,461.77 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में 38.7 अंक फिसलकर 25,553.25 अंक पर कारोबार करता दिखा। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर प्रमुख शेयरों और वैश्विक संकेतकों पर टिकी हुई है। शुरुआती सत्र में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिससे बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 85.66 रुपए पर पहुंच गया। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतकों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और घरेलू कारकों का असर बाजार पर बना रहेगा। आगामी कारोबारी सत्रों में बाजार की दिशा आर्थिक आंकड़ों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेंगी।
शनि गोचर 2025 29 मार्च को शनि का मीन राशि में प्रवेश, शनि का राशि परिवर्तन करियर, व्यापार और जीवन पर पड़ेगा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में शनि को अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इनका शुभ प्रभाव करियर, व्यापार और मानसिक शांति दिला सकता है, जबकि अशुभ स्थिति में समस्याएं बढ़ सकती हैं। शनि धीमी गति से चलते हैं और लगभग 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जिससे इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन रात 10:07 पर होगा और लगभग 30 साल बाद शनि मीन राशि में आएंगे। इस दिन सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का संयोग भी रहेगा, जिससे शनि पूजा और दान के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाएगा। इस गोचर से मकर राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिलेगी, जबकि कर्क और वैश्विक राशि वालों पर ढया का प्रभाव समाप्त होगा। शनि के इस बदलाव से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। उत्तराखंड में उप निबंधक कार्यालयों में विवाह वसीयत पंजीकरण शुरू। विवाह पंजीकरण में आधार से फोटो अपलोड की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के तहत अब तक सभी जिलों के उप निबंधक कार्यालयों में विवाह और वसीयत का पंजीकरण हो सकेगा। पहले यह सुविधा केवल सामुदायिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इसकी सिफारिश की। अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में विवाह पंजीकरण की सुविधा देने पर सहमति बनी थी। अब जल्द ही प्रदेश के 13 जिलों में यह सेवा उपलब्ध होगी। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में यूसीसी पोर्टल को सरल और सुगम बनाने पर चर्चा हुई। विवाह पंजीकरण के लिए शादी की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब आधार कार्ड से फोटो स्वतः ले ली जाएगी। समिति ने विवाह प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर में उपलब्ध कराने की सिफारिश भी की थी, जिससे इसे अन्य दस्तावेजों के साथ डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा। आईपीएल 2025 लखनऊ बनाम पंजाब मुकाबले से पहले मीका सिंह का धमाकेदार परफॉर्मेंस। इकाना स्टेडियम में तैयारी पूरी। 1 अप्रैल को लखनऊ पंजाब की टक्कर से गूंजेगा मैदान। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल मुकाबलों की तैयारियां जोरों पर हैं। 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक भिड़ंत से पहले मशहूर गायक मीका सिंह अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से माहौल गरमाने वाली हैं। 15 से 20 मिनट के इस म्यूजिक शो में वे अपने सुपरहिट गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देंगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया कि मुकाबले से पहले मीका सिंह का शानदार परफॉर्मेंस होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं एलएसजी की टीम शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेगी और शनिवार को अभ्यास सत्र में उतरकर अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल टच देगी। इकाना स्टेडियम इस सीजन में एलएसजी के लिए भाग्यशाली साबित होगा या नहीं, यह वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, यह रोमांच अपने चरम पर रहेगा। 1 अप्रैल से 18 मई तक टीम अपने घरेलू मैदान पर 7 मुकाबलों में दमखम दिखाएगी। भारत में अरबपतियों की संपत्ति 10% बढ़कर 98 लाख करोड़, चीन को पीछे छोड़ा। गौतम अडानी की संपत्ति में 1 लाख करोड़ का इजाफा। मुकेश अंबानी फिर बनी एशिया के सबसे अमीर। 2024 में भारत के अरबपतियों की संपत्ति 10% बढ़कर 98 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो देश की जीडीपी की 1/3 के बराबर है। हुरून ग्लोब रिच लिस्ट के अनुसार भारत ने प्रति अरबपति औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत में यह 34,514 करोड़ रुपए है, जबकि चीन में 29,027 करोड़ रुपए। अडानी समूह के गौतम अडानी की संपत्ति में सबसे अधिक 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिससे उनकी कुल संपत्ति 8.4 लाख करोड़ हो गई है। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 13% घटकर 8.6 लाख करोड़ रह गई, लेकिन वह फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। HCL की रोशनी नाडिर 3.5 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बनी। देश में 45 नए अरबपति जुड़े, जिससे कुल संख्या 284 हो गई। मुंबई में सबसे अधिक 90 अरबपति हैं, लेकिन शंघाई ने 92 अरबपतियों के साथ एशियाई बिलियनियर कैपिटल का खिताब छीन लिया। कर्नाटक में फिर महंगा हुआ दूध। 1 अप्रैल से 4 रुपए प्रति लीटर बड़ी कीमत। किसानों के दबाव में सरकार ने बढ़ाए दूध के दाम, भाजपा ने किया विरोध। कर्नाटक में 1 अप्रैल से दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर असर पड़ेगा। सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने बताया कि किसानों और दूध संघों के दबाव में यह फैसला लिया गया। किसानों को प्रति लीटर 4 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। भाजपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में पेट्रोल, वाहन कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क और अन्य सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई ने इसे जनता पर वित्तीय बोझ बताया। इसके अलावा बस, मेट्रो और बिजली दरों में भी हाल ही में वृद्धि हुई है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के मुताबिक नंदनी टन दूध अब 46 रुपए प्रति लीटर होगा। दही, गाय का दूध और विशेष दूध की कीमतें भी बढ़ेंगी। KMF ने अतिरिक्त 50 मिलीलीटर दूध देने की योजना भी खत्म कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें टॉप 10।